वेलकम टू किताब राइटिंग पब्लिकेशन। आज का ये इंटरव्यू होने वाला है बहुत ज्यादा स्पेशल क्योंकि हमारे साथ में है यामिनी मल्होत्रा मैम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू मैम कि आपकी 32 बुक्स विद इन 1 ईयर ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग मैम? आई एम फीलिंग लाइक आई एम ऑन क्लाउड नाइन। वो कहते हैं ना, आपने सोचा ना हो, अनएक्सपेक्टेड हो और एकदम से आपको मिल जाए। आप आपने उसकी कल्पना की हो कभी, आपका ड्रीम हो, लेकिन सडनली आपको सारा कुछ एक ही साथ मिल जाए, तो मेरा तो जैकपॉट लग गया। तो वो फीलिंग आ रही है मुझे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। अमेजिंग मैम। मैम यू आर एन इंस्पिरेशन टू अ लॉट ऑफ पीपल। लाइक बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम एक बुक लिखने में भी सालों लग जाते हैं, हम कितना सोचते हैं और काफी लोग तो मतलब बीच में ही क्विट करते जाते हैं। बट स्टिल आपने जैसे एक ही साल में इतनी सारी मतलब अचीवमेंट, हाउ डिड यू डू दैट? क्या इंस्पिरेशन है आपकी? इंस्पिरेशन सबसे पहली बात तो कि मुझे शुरू से ही मुझे लिखने का बहुत शौक था। मतलब जब आई वॉज इन क्लास 9, तो चाहे लाइट नहीं है तो मोमबत्ती जलाकर या फिर अच्छे से एसी में बैठकर भी, दोनों फेस में, खुशी में या फिर आप बहुत सैड फील कर रहे हो, तो वो छोटी 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 पोइट्रीज तभी से ही शुरू हो गई थी। और मैं पोइट्रीज बहुत लिखती थी, हिंदी में लिखती थी, फिर मैंने इंग्लिश में कमांड पकड़ी धीरे धीरे। और ये जो सारी बुक्स अभी मेरी अब पब्लिश हुई हैं वाया किताब राइटिंग पब्लिकेशन, तो ये तो अब हुई है, लेकिन इसका मैटर ऑलरेडी बहुत सालों से, मोर देन 15 ईयर्स मेरे पास कहीं पे हैंड रिटन था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला पब्लिश कराने का, और मिला भी तो मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई। आज से 15-17 साल पहले बहुत डिफिकल्ट था कि आपको एक बुक पब्लिश करानी है, हैंड रिटन है, टाइपराइटर्स के लिए चाहिए, आपको उसके लिए पे करना है, लैपटॉप सब तो अफोर्ड मेरे होते भी नहीं थे आई थिंक, तो और मोबाइल्स का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो वो सारा आपको फिर बार बार टाइपिंग कराना, उसमें मिस्टेक्स करना, प्रूफ रीडिंग करना, कोई सॉफ्टवेयर ग्रामरली ये तो कुछ होता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद आप किसी को दे रहे हो एडिटर को, फिर वो उसका रिजेक्शन होना, अगर ओके एक्सेप्टेंस भी हो गया तो प्राइस इतना हाई होता था, मोर देन 50,000 जी। एक बुक का उस टाइम पर। तो मिडिल क्लास फैमिली तो मुझे नहीं लगता कर पाएगी, तो वो सारा डेटा मेरे पास सेव होता गया। मैंने उसको छपवाया भी नहीं अभी, फिर बहुत सारे मैंने पब्लिशर्स भी मिले मुझे, लेकिन वो एक कहते हैं ना, ट्यूनिंग नहीं बैठती आपकी सबके साथ। तो वही बात है, फिर मुझे फिर सडनली एक 1.5 साल पहले दिव्या से मेरा इंटरेक्शन हुआ, और मुझे एक ही बारी में पता चल गया देखकर कि हाँ, यहाँ पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। और मैंने फिर, बिलीव मी, मैंने कोई दूसरा पब्लिशर देखा ही नहीं आज तक। कितने कॉल्स भी, मेरे पास टाइम ही नहीं है, नहीं भाई दिव्या ये हो गया है डन, आगे देख ले क्या करना है, इसका फ्रंट कवर बैक कवर जो करना है देख ले, ऑल ऑन यू पीपल। सो वो एक ट्रस्ट बैठना ही आई थिंक सबसे बड़ी बात है। अब जैसे अगर मैं एक अपना एग्जांपल लूं, आई एम मैरिड, अब मुझे मेरे हस्बैंड को देखते ही फर्स्ट टाइम पता चल गया था कि हाँ, मुझे ट्रस्ट है, मैं इस इंसान के साथ पूरी लाइफ निकाल सकती हूँ। तो वो आपको पता चल जाता है कहीं ना कहीं, या आपको जो भी लाइफ में करना है, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हाउस वाइफ हो, कुकिंग कर रहे हो, तो आपको पता है आपका उस कमांड किस चीज पर है। तो मुझे किताब राइटिंग से मिलकर पता चल गया था कि मेरा यहीं पर ही सब होना है, मैंने दूसरा बिलीव मी देखा ही नहीं। और अगर आप देखेगा भी ना, जस्ट ट्रस्ट मी, आपको इस तरह की सुविधा, फैसिलिटीज, और जो आपका ये क्वालिटी ऑफ वर्क है, और सबसे बड़ी बात स्पीड। मतलब अब जैसे मुझे क्या लगता है, दिव्या और मैं कहीं ना कहीं ना कनेक्ट करते हैं। अगर मेरे हाथ में भी कोई काम है तो मुझे होता है फटाफट कर दूं, मैं बस खत्म, मुझे पेंडिंग नहीं रखना। तो सेम चीज उसमें भी है, और पूरी टीम में है इंक्लूडिंग यू। सो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी हियर। आगे भी पूरी लाइफ मेरे को जो भी किताब लिखनी है, फ्यूचर में इंसाइक्लोपीडिया निकाल, या जो भी करना है, छोटी से लेकर बड़ी, एक डिक्शनरी भी हमने निकाली है दिव्या और मैंने। तो जी। मुझे बहुत ट्रस्ट है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम। एंड मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी
कि जैसे एक मतलब जैसे एक पब्लिकेशन है वैसे तो ये कहने के लिए, बट इन अ वे हम कहते हैं ना कि हमारा काम ही हमारी पूजा होती है। और पूजा का या भक्ति का अगर सबसे मतलब उच्चतम अगर लेवल देखें, जैसे अगर मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो एक होता है कि शिवोहम एक शब्द होता है कि आप अपने भगवान से कहीं ना कहीं आप उनमें ही खुद को देखते हो। तो मुझे वही लगता है कि ये जो पब्लिकेशन है वो अलग से नहीं है, जो हमारी वर्क है वो जाहिर सी बात है कि हमारा सारा काम हमारे ऑथर्स के लिए ही है, राइट। तो हम कहीं ना कहीं किताब राइटिंग कुछ है ही नहीं बिना हमारे ऑथर्स के। तो वही है बस कि किताब राइटिंग ऑथर से है। और वो ऐसे ऑथर्स जो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि कहीं और ना जाना, ना किसी और पब्लिकेशन के बारे में सोचना तक नहीं। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हाँ, इस हद तक मतलब आप हम पे भरोसा कर पा रही है। सो थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस मैम। थैंक थैंक यू। तो मुझे भी बोलना चाहिए, टू साइडेड है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों की भी फैसिलिटीज बहुत है। इवन मैं तो मजाक में भी अभी कहती हूँ, मुझे नहीं पता, गॉड नो सच हो जाए फ्यूचर में। मैं दिव्या को थोड़े दिन पहले कह रही थी, दिव्या अभी तो मैं अगर मून पे भी गई आने वाले टाइम पर एज एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया, तो मैं वहां पर भी बुक लिखूंगी और तेरे को भेजूंगी, इसको छपवा दे अगर मेरे हाथ में ये कुछ हुआ तो। मैम आपकी जैसे बहुत सारी बुक्स हैं वो जियोलॉजी पे बहुत ज्यादा होती हैं, मार्स हो गया या इस टाइप की चीजों पे। तो इन सब चीजों को पढ़ के ना एक मेरे अंदर ये जानने की इच्छा हुई कि आपकी मतलब क्या आप इन चीजों से रिलेटेड हैं, लाइक एकेडमिकली आर यू रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जियोलॉजी एंड एटसेट्रा? Yes, yes, I am. Let me tell you first my qualifications. यस। I am BSc Mathematical Sciences, ओके। did MSc Mathematics, then MSc Applied Psychology, then MSc in Geoinformatics. After that, MA Disaster Management, and just now I submitted my PhD thesis in Geoinformatics, which is an amalgamation of Cancer Sciences and Planetary Geology. ओके, दैट्स तो मैं समथिंग इन वेरी सब, इंटरेस्टिंग। या सो मुझे शुरू से ही था कि मुझे कैंसर रिलेटेड कुछ करना है। बट मैं फ्रॉम जियोलॉजी बैकग्राउंड की थी, तो एज अ रिसर्चर आप क्या करते हो, कैसे मिक्स कर, जैसे फॉर एग्जांपल आप इडली के साथ आपका सांबर बेस्ट कॉम्बिनेशन जाएगा ना, और कितने आप, जैसे आई एम अ फूडी सो आई एम गिविंग फूड के एग्जांपल्स। तो मुझे कुकिंग का भी बड़ा शौक है, तो मैंने उसी चीज को एक एक मेरी रेसिपी बुक भी है कैंसर रिलेटेड पेशेंट्स की, वो पिछले साल मई के मंथ में आई थिंक वो पब्लिश हुई थी। तो मतलब वही आपको लिंक कैसे करना है हर चीज, तो मैंने अपने एजुकेशन का यूज किया। और फिर मुझे ये था कि जैसे अब्दुल कलाम जी के बाद उनकी बुक्स ही तो हैं सारी। जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हर्ड ही रोट मोर देन 25,000 बुक्स, 16 डॉक्टरेट्स थी उनके पास, सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े थे, ज्यादा थे नहीं, और उनकी पेंशन भी आई थिंक वो डोनेशन में देकर गए हैं। तो 25,000 बुक्स उनकी लिखी हैं, तो वो बुक्स के सहारे ही तो हम, वो है ना, वो है हमारे साथ, तो हम जी रहे हैं। तो बुक्स ही वो सोर्स हैं जो आगे भी फ्यूचर जनरेशन को काम आएगा। तो आपके पास जितनी नॉलेज है, आपको जितना पता है, आपके पास जितना डेटा स्टोर है आपके दिमाग में, तो उसको किताबों पे निकाल के उसको पब्लिश कराइए। तो उसमें क्या खराबी है, ये तो बहुत अच्छी मेरे लिए, तो ये दिस इज समथिंग वेरी प्राउड फॉर मी। ऑथर होना तो मेरा बचपन का ही सपना था, और मैंने अपने एजुकेशन का यूज किया जियोलॉजी रिलेटेड। अंकिता, आई एम टेलिंग यू, फॉरेंसिक जियोलॉजी हो, आपके ये हो, प्लानिटरी जियोलॉजी हो, मेडिकल जियोलॉजी हो, एंड आपकी एस्ट्रो बायो स्पेशियल टेक्नोलॉजी हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो, एंड एनिमल जियोलॉजी आजकल अभी पता भी नहीं है किसी को वो हो, एंड जो आपके फ्लोटिंग रॉक्स हैं स्पेस में, उसके ऊपर एक बुक है। देन एक डिक्शनरी जिसके अंदर सारी प्लानिटरी जियोलॉजिकल टर्म्स हैं, ए से लेकर जेड तक, एंड क्रेटर्स हैं जो हमारे इंडिया के 3 मेन, एंड इफ आई कंपेयर इट विद मार्स एंड अदर्स, तो उसकी एक बुक है। क्लाउड एंड वेव्स का क्या जियोलॉजिकल सीन है, जो एक
फेल्सपार एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पत्थर हैं उससे क्या लिंक, तो ये सारी मेरी बुक्स हैं। मेरे को याद भी नहीं आ रहा इसकी 32 है, तो कि किस किसका नाम लूं, जो दिमाग में आ रहा है वो बोल रही हूँ। तो ये जर्नी मेरी अमेजिंग थी, मतलब मेरी पीएचडी के साथ साथ ये जो बुक्स पब्लिकेशन हुई, एंड सेकेंड ऑथर इज माय गाइड ऑन ऑफ कोर्स, एंड मीन्स एंड मैंने उन पर भी लिखी एक मतलब एक सबमिशन के टाइम एज अ स्कॉलर भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैं, आप क्या गिफ्ट दोगे, या जैसे मैंने, मेरी दो सिस्टर इन लॉज हैं, तो उनकी शादी पर मैंने गिफ्ट उनको पोइट्री बुक लिख कर दी, एंड बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी जितनी लिख पाई मैं। तो यही है, सारे आइडियाज आप कैसे उतारोगे अपने थॉट्स, तो आई थिंक बुक्स आर द बेस्ट मीडियम। तो वो हुआ है, हो चुका है, जिसके लिए आई एम अमेज्ड एंड आई एम फील वेरी गुड फॉर दैट। सो लेट्स होप फ्यूचर में और क्या क्या निकलता है। जी मैम, द थिंग अबाउट यू इज कि आप इतने ज्यादा क्रिएटिव हो, लाइक सीरियसली ये आइडिया की मतलब ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि सबसे, अगर हम किसी को बिगेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं तो वो यही है कि अपने थॉट्स के थ्रू ही कुछ हो सकता है, बट आपने उसको एक बुक के फॉर्म में उतारना इज जस्ट अमेजिंग। सो दैट्स रियली अमेजिंग, आपसे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट मैम। एंड मैम, जैसे आपने अभी बताए थे, दो चार चीजें आपने बताई थी अबाउट जियोलॉजी एंड कैंसर हम्म, रिलेटेड टू जियोलॉजी, सो दैट हाँ, मुझे बहुत ज्यादा वो इंटरेस्टिंग लगा। सो कैन आई नो अ लिटिल बिट अबाउट दिस फ्रॉम यू? फॉर श्योर। एक्चुअली ये मैं दिखाती हूँ, ये मेरी एक बुक अभी अभी हमने करी है, ये पब्लिश 2 मंथ्स पहले। इज इट क्लियर? यस मैम, इट्स क्लियरली विजिबल। तो ये बुक क्या है मैं बताती हूँ। अभी तक ये इंडिया में ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है। तो ये है इनहेरिटेंस इल्यूमिनेटेड। आपका जो कैंसर पेशेंट के कीमोथेरेपी के दौरान बाल टूटते हैं, यस। झड़ते हैं, तो हम, अगर मैं उस पे साइंस लगाऊं अपनी, तो हर बालों, जो गिरे हुए बाल हैं उससे हम बेस्ट क्या निकाल सकते हैं। तो उसमें कार्बन होता ही होता है, 2% 3% कितना भी हो। तो वो कार्बन एक्सट्रैक्ट करके फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन, बड़ी बड़ी मशीन्स के सहारे से उसको मोर देन 6000 डिग्री केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देकर उसमें से डायमंड छोटा सा निकाल सकते हैं, जो कि इंडिया में नहीं बट यूके एंड यूएस में होता है, एक दो कंपनीज हैं करके। तो वो बहुत अमेजिंग था ये तो। सो वो छोटा सा डीएनए टू सिंथेटिक डायमंड, आइदर यू कैन यूज इट लाइक रिंग और योर इयररिंग्स एज अ कीप सेक, आप रिमेम्बरेंस के तौर पर, या फिर हम उसको फ्यूचर में उसकी, मतलब हम गवर्नमेंट को अगर अपील करें कि इसकी मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि कैंसर पेशेंट इसको सेल करके जो भी हाँ। अमाउंट आए उसको अपनी ट्रीटमेंट पे लगा सके। तो और हेयर्स ही नहीं, इवन आफ्टर डेथ जो आपकी अस्थियां होती है, जो राख बन जाती है, एशेस, एशेस से भी बनता है, क्योंकि कार्बन ही है अल्टीमेटली सब। और कार्बन एंड डायमंड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उससे भी हम डायमंड बना सकते हैं। तो ये इंडिया में होना है फ्यूचर में, अभी नहीं हो रहा बट आई नो ये होगा। तो ये बुक उसके ऊपर है। तो ये बट दिस मैम इज उसकी हाउ कॉस्ट भी कैंसर। तो फिर बहुत ज्यादा आती होगी ना, लाइक जिन मशीन्स के नहीं, थ्रू हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मोर इन लैक्स होती है, बट अभी कुछ मेरे को लीड्स मिले हैं कि उनको, लेकिन ये नहीं कर रहे, वो लैब ग्रो कर रहे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स, जो कि एज कंपेयर टू अदर डायमंड्स वो बहुत कन्वीनियंट एंड सही पड़ते हैं, इन थाउजेंड, लाइक 30,000 40,000, और इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगे। और उसका फायदा ये होगा कि आप उसको रीसेल कर सकते हो, फिर दूसरा ले सकते हो। लेकिन अभी फ्रॉम हियर इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली इंडिया में। बाहर तो ये होता है, एंड अगर इफ यू अपील समथिंग, फाइनेंशियल फंडिंग, तो कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ देखते हैं। ये बुक अभी जितनी फैलेगी, आगे देखते हैं क्या होता है। एंड ये तो आपका एक पॉइंट हो गया कि आपने कैंसर और अपने साइंस को कैसे मिक्स करा है, जियोलॉजी को। जैसे एक फोरेंसिक जियोलॉजी की बुक आई थी अभी मेरी, उसमें जहां पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन होती है, एक रिसर्च पेपर भी मैंने पब्लिश करा है,
थिंक जर्मनी का है या कहीं का है। तो उसमें क्या है कि जहां पर मर्डर होता है, तो वहां के जो जहां पर बॉडी पड़ी है उसके आसपास या बॉडी पर जो मिट्टी है, हम्म। कोई भी सैंड टाइप है, जैसे आपको राजस्थान में सैंड मिलेगा, या आप किसी पानी के पास हो तो आपको गीली मिट्टी मिलेगी। एंड सैंड के भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, वाइट, रेड, ऑरेंज, ब्राउन, पिंक, बहुत तरह के। एंड इवन जो बॉडी के ऊपर जो भी मान लो आई के पास मिला या कपड़ों पर जो मिला, तो उसको फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि ये मिट्टी कहाँ की है। तो जियोलॉजिस्ट ये पता लगा लेते हैं फॉर श्योर, एंड बाय डीएनए एंड अदर टेस्टिंग। तो अभी ये भी न्यू है इंडिया में फोरेंसिक जियोलॉजी का। तो उससे पता चल जाता है कि हम ये कहाँ पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, या जो मर्डरर था उसकी उसके फुटप्रिंट, जो उसके जो शूज के फुटप्रिंट मिट्टी में है, उससे पता चल जाता है। या फिर कोई थेफ्ट हुआ है, कोई ज्वेलरी चोरी हुई है, तो वो एमरॉल्स या सिफायर्स वो भी पता चल जाता है। जैसे राजस्थान की, मैंने राजस्थान पे करा एक्चुअली, कि किस माइन से निकला है, वो इजीली जेमोलॉजिस्ट पता लगा देते हैं कि ये यहाँ का है, ये इंडिया का नहीं है, ये इंडिया का है। तो वो एक लीड मिल जाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कि हाँ, यहाँ ये क्लू सॉल्व होता है। सो दिस इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजी, नॉट ऑन द पीपल ऑफ इंटरव्यू की कर रहे हैं या किससे पूछ रहे हैं, वो वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं, सिर्फ मिट्टी की इन्वेस्टिगेशन। तो ये है फोरेंसिक जियोलॉजी का। एंड ऐसे ही वेटरिनरी जियोलॉजी है, जैसे एनिमल है। अभी क्या होता है, थार में अगर कोई कैमल की डेथ हो जाती है तो उसके बॉडी में पूरा CO2 भर जा रहा है, तो अगर आप उसको टच भी करोगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ तो हाँ। एनिमल हेल्थ इज सफरिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड अदर फैक्टर्स। तो उस मिट्टी से हम काफी कुछ पता लगा सकते हैं कि ये सूटेबल है, यहाँ पर ये प्लांट कर सकते हैं, ये फॉरेन प्लांट हम ला सकते हैं, या इसका हैबिtat ये है। एंड मेडिकल जियोलॉजी, ऑब्वियसली हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना एनवायरनमेंट पे ये इशू है। अब जैसे हम्म। मुझे मान लो कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मॉल बनाना है या कुछ, तो पहले हम सैटेलाइट डेटा से, रिमोट सेंसिंग से उस लोकेशन पे पता लगाते हैं कि यहाँ का एयर क्वालिटी एंड यहाँ की डिजाइनिंग स्ट्रक्चर सूटेबल है कि नहीं है। यहाँ पे यूवी रेज अगर ज्यादा हो जाएगी, या फिर यहाँ पर कोई घर बन सकता है, तो उसका वेजिटेशन, मान लो किसी ने एग्रीकल्चर फार्म लगाना है, तो वो सूटेबल मिट्टी है वहां पर रहेगी कि नहीं, वो सैटेलाइट से पता चलता है, फिर जियोलॉजी स्टडी होती है। हम्म। तो इन अ वे ये सारी चीज जियोलॉजी से मिली हुई है। मैं जियोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ तो मुझे हर चीज में वही दिखता है फिर। अमेजिंग मैम। इट्स लाइक जैसे मैं आई एम डूइंग माइक्रोबायोलॉजी, सो आई एम काइंड ऑफ रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड। सो व्हेन यू आर रिलेटिंग दीज टू टर्म्स, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे खुद को कुछ बहुत सारे नए एस्पेक्ट, जैसे आपने भी वो हेयर से डायमंड वाला बताया, ऑब्वियसली वी ऑल न्यू कि हाँ, जो हेयर है एंड डायमंड है दोनों ही कार्बन है एंड दे कैन बी कन्वर्टेड, बट स्टिल वो अचानक से सुन के एकदम से ऐसे हुआ कि हाँ, कुछ इल्यूमिनेटिंग काइंड ऑफ। सो यस, हम्म। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मैम, हाउ डिड योर जर्नी ऑफ राइटिंग स्टार्टेड? लाइक आपने कैसे शुरू करा, कब से शुरू करा? ओके, आई टेल यू। आई वॉज इन क्लास 9, तब घर पर लाइट नहीं थी। तो उस घर में, पूरे घर पे मोमबत्तियां जलाई हुई थी मेरी मम्मी ने। तो उसी टाइम पे फिर, तब ये तो था नहीं कि आप कुछ कर लो, एंड्रॉइड देख लो या कुछ, तो हम्म। कॉपी पेन ही होता था मेरे हाथ में तो हमेशा। तो मैंने अपनी फर्स्ट पोइट्री लिखनी शुरू करी, जो कि मैंने अपने गुरुदेव पर लिखी थी, जिनको मैं मानती हूँ। एंड मैंने उन पर बुक भी निकाली है अभी, उनके 100th बर्थडे पर। वो नहीं है दुनिया में, बट फॉर स्टिल हमारे लिए हैं। तो मैंने उन पर एक पहली पोइट्री लिखी थी हिंदी में। तो वहां से 13 साल की उम्र होगी मेरी, तो पता चल गया मेरे पेरेंट्स को कि इसका लिखने में हाथ अच्छा है। फिर जैसे जैसे प्रीचिंग करते थे वो, जब भी दिल्ली आते थे या हम आउट ऑफ दिल्ली जाते थे, चंडीगढ़ या कोलकाता, तो मैं वो नोट्स बनाती थी कि इंग्लिश तब
आई वॉज इम्प्रूविंग दैट, छोटी थी तो वो धीरे धीरे उसमें ग्रामर का मिस्टेक्स एंड वो हिंदी में लिखना, तो वो नोट्स, वो मेरी हैबिट कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लिखने का इतना क्रेज चढ़ गया कि मान लो किसी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, बट मुझे पेन कॉपी, मेरे को गिफ्ट्स भी बर्थडे पे अगर कोई देता था, रजिस्टर एंड पेन्स एंड ऑल दैट, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं वो बड़ी खुशी से लेती थी, पूरा पूरा ज्योमेट्री बॉक्स केस और अच्छे अच्छे राइटिंग पैड्स, फिर इंसाइक्लोपीडिया पूरी। मुझे याद है मैंने पता नहीं उस टाइम पर पापा के मेरे कितने सारी मेरी रीडर्स डाइजेस्ट हर मंथ घर पे आनी, 15 दिन में एक बारी, फैक्ट्स ऑफ साइंस आने, कितने सारी बुक्स मैं खरीद कर अभी भी पड़ी हुई है मेरी, अब्दुल कलाम जी की तो पता नहीं कितनी बुक्स है मेरे पास। तो वो सब लिखते 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 फिर मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में एनरोल, जब मेरा सिलेक्शन हुआ चेन्नई में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से, मेरे सर डॉक्टर एस आर सिंगारा सुब्रमण्यम सर के अंडर, तो वहां पर फिर मैं रोज कुछ ना कुछ लिखती थी। एक मुझे याद है हमारे कोर्स वर्क एग्जाम्स थे, तो मैंने इतनी मोटी तो उसकी फाइल, और मेरे को लिखती गई फिर, मतलब रोज का जो कुछ भी था वो मुझे जो लगा इम्पोर्टेंट है, अच्छा इतने में एक और बुक है मेरी, याद आया, स्टार गेजर्स, कि जितने हमारे फेमस स्टार्स हैं, मोर देन सन, सन से ज्यादा ब्राइटर दो ट्विन स्टार्स हैं, आर्कटुरस एंड एंटारेस, देन बीटल गॉज है, जितने भी ये स्टार्स हैं मैं बस लिखती थी, एंड देन उसके बारे में पढ़ना शुरू। फिर राइटिंग स्किल एक बारी आपको आ जाती है, फिर मैंने कितने ऐसे कॉम्पिटिशन, स्लोगन राइटिंग, क्या क्या मतलब मेरे को मजा आता गया ये सब, और धीरे धीरे मेरा सारा डर निकलता गया। जब मैंने एंट्री करी थी पीएचडी में आफ्टर मैरिज, तो थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं, स्टेज पर माइक पर फिर से स्टार्ट करना आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया, मैंने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, किसी में जीती किसी में नहीं जीती, बट वो मेरी चीज, वो मुझे बहुत वर्क करी। तो मैंने अपना फिर पकड़ा पेन, पेन नहीं कहूंगी सॉरी, लैपटॉप तो कीपैड चलाना शुरू करा, और बस आज यहाँ तक पहुंच गए। तो ये जर्नी थी। इट्स जस्ट अमेजिंग मैम, यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग, लाइक रियली इंस्पायरिंग। सो मैम, जैसे आपकी अगर मैं लाइफ को देखूं अभी तक जितना मैंने आपसे सुना और जाना, मुझे एक काइंड ऑफ एक कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों चीजों का। सो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी में से आप पर्सनली किस चीज में ज्यादा मानती हैं, या फिर ये दोनों सेम है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब मैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली अंकिता, मैं खुद इसको कोशिश कर रही हूँ कि सॉल्व करूँ, रेक्टिफिकेशन हो कुछ या मॉडिफिकेशन हो, बट मुझे दोनों चीज लिंक करने का ही दिखता है जब देखो। मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे आप भगवत गीता पढ़ लो या फिर आप अथर्व वेदा पढ़ लो, तो उसके अंदर मुझे क्लूज, ऐसे ऐसे क्लूज हैं हमारे जो इंडियन ग्रंथ में है, कि आप, मैं ये भी पढ़ती हूँ, मैं मेडिकल न्यूज पढ़ती हूँ रोज, कितने नई रिसर्च निकल रही है, क्या क्या हो रहा है, इनोवेशन, वो भी पढ़ती हूँ, कितने पेटेंट्स हो रहे हैं। अब जैसे मैंने एक मून के पत्थर पर निकाली थी नॉर्थ साइड कि उसकी एंड उसके ऊपर रिसर्च करी, उसकी बड़ी वैल्यूज है, वो ब्रेस्ट कैंसर की मेडिसिन उससे बन सकती है, उसको टेस्ट करा। तो वो पत्थर जो मून का है, तमिलनाडु सेलम में हमें मिला भी सेम एग्जैक्ट उसका रेप्लिका, वही है नॉर्थो साइड, तो उस पे हमने टेस्टिंग करी और वो निकला एंटी कैंसर एजेंट। तो अभी अगर मैं उसी पत्थर को, और जो ये प्यूमाइस है जो हवा में उड़ते हैं, एक मेरी बुक वो भी है, निम्बस स्टैट्स करके, फ्लोटिंग ऑन द डिस्कवरीज, डिस्कवरीज ऑन द फ्लोटिंग रॉक्स कर, उस पर है, जो स्पेस में उड़ने वाले पत्थर है, बट वो सेम पत्थर, अब स्पिरिचुअल मैं लूं इसको, ये तो साइंस हो गया, तो ये जो राम सेतु है, इधर जो पत्थर तैरता है पानी के ऊपर, वो सेम ही तो है प्यूमाइस जो स्पेस हाँ। में ऊपर घूमते हैं। या फिर आप लगा लो हमारे जो क्रेटर है, ये रामगढ़ क्रेटर है, ये राजस्थान का जो ऊपर से गिरा है, अब वहां पर हमने क्या करा था, मैग्नेट से पत्थर पकड़े थे जो खींच रहे थे ऊपर, मतलब एंटी ग्रेविटेशनल इफेक्ट था, तो वो उसकी भी कैंसर वैल्यू निकली,
मेरी थीसिस में है वो। तो फिर और अब वो उड़ रहे हैं पत्थर, अब उसको आप स्पिरिचुअल अगर आप उठा लो भगवत गीता और ये सब, तो ये पहले से ही हनुमान जी की स्टोरीज एंड ऑल दैट है कि वो पूरा पहाड़ लेकर उड़े थे। तो अब अब इन अ वे अब मिल रहा है ना, ये दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन है ना। तो ये दो बात, ये तो सिर्फ बात है जो मुझे याद आ रही है, मैं कोई प्रिपरेशन भी नहीं करी, जो आ रहा है वही बोल रही हूँ मैं। तो फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरे को लगता है ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन बेस्ट है। एंड ये चीजें पहले से ही लिखी हुई हैं हमारे, आप हाँ जी। वेद ले लो, आप भगवत गीता ले लो, या चैतन्य चरितामृत ले लो, बहुत सारे ग्रंथ है, जैव धर्म है, कुछ ना कुछ क्लूज है। अब जैसे जन्माष्टमी पर हमने कृष्णा पर निकाली थी, लॉर्ड कृष्णा पर बुक, उनकी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें, जैसे वो अभी पता भी नहीं है सबको, गूगल पे भी नहीं है। जैसे कृष्णा 3 तरह के बांसुरी बजाते थे, वेणु मुरली वंशी। एक में 18 होल्स थे, एक में 21 थे। संकर्षणी आकर्षणी कोई गोल्ड की बनी हुई थी, राधा रानी एक ही रिंग डालती थी, उसका नाम था विपक्ष मदमर्दिनी। कृष्णा की जो बॉल थी जो नीचे पानी के नीचे गिरी थी, वो कालिया नाग के नीचे चित्रकोरक नाम था। 8 काउस थी उनके पास, गंगा पिशंगी जिसमें से नैची फेवरेट थी। एंड 2 डॉग्स थे, व्याघ्र एंड भ्रमर। तो पीकॉक था उनके पास, तांडविक राधा रानी के पास, तुंडी कैरी पीकॉक, ऐसे उनके ज्वेलर्स, उनकी उनकी रंगन एंड टंकन, ये सारा। जो राधा रानी 2 ड्रेसेस डालती थी, ओनली ब्लू कलर रेड कलर। कुरुविंद ने मेघांबर करके नाम, ऐसे ये सारी इंफॉर्मेशन। तो मुझे लगता है बुक्स ही वो सबसे अच्छा मीडियम है कि पता चले। एंड ये जो सारा स्पिरिचुअल आ रहा है पीछे से, जो वो जो उनकी गेंद गिरी थी नीचे, अगर हम वो आप श्री कृष्णा पुराना देख लो, जो टीवी पर आता था संडे को 7 बजे सुबह, हाँ डीडी जी। नेशनल पर। तो जी। वो जो नीचे फिर उनको जो वो कालिया नाग और उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कुछ जो एक मणि दी थी ब्लू कलर, कोहिनूर करके कुछ। तो उसका सिग्निफिकेंस आई एम नॉट श्योर, अभी पता नहीं है, प्रूव भी नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लीड्स हैं कि वो टाइटैनिक वाले स्टोन से मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सारी बुक्स में आई नो एक दिन ये जो बुक्स हैं मेरी, अभी तो नहीं पर फ्यूचर में जरूर हेल्प करेंगी किसी ना किसी को। तो माई मोटिव इज वेरी क्लियर इन लाइफ कि मुझे तो बस पब्लिश करना है ये सारा कुछ, और फ्यूचर में काम आएगा ये। और मन की शांति बहुत है। ऑथर को क्या चाहिए, पेन ही तो चाहिए बिल्कुल। लिखने के लिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। अमेजिंग मैम। मैम जैसे मैं आपकी जब बातें सुन रही हूँ ना, तो मेरे माइंड में अभी जब आप बोल रहे थे अचानक से एक यही सबसे पहले तो क्वेश्चन आया कि जैसे अभी मैं मास्टर्स में हूँ, राइट। एंड जितने हमारे मास्टर्स वाले बच्चे हैं वो बेचारे इतने दुखी रहते हैं कि मतलब जब देखो तब पढ़ाई, ये वो ये इतना सारा प्रेशर कि भाई पेपर भी निकालना है, ये भी करना है, वो भी करना है, एग्जाम्स भी दो, सब कुछ करो, हर महीने एग्जाम। तो वो वाला हाल है। और आपको मैंने देखा आपने इतनी सारी मास्टर्स की डिग्रियां ली हुई हैं, उसके बाद आपने पीएचडी भी करी है, एंड उसके बावजूद भी यू आर सच अ हैप्पी सोल। मतलब आपको देखो तो हमेशा रेडिएटिंग हैप्पीनेस, वो वाला एक प्रॉपरली स्माइली फेस, तो वो चीज कैसे है? क्योंकि हम तो इतने से में ही परेशान हो जाते हैं और आप इतना कुछ करके बैठे हो, इतनी सारी बुक्स भी पब्लिश कर दी, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी अगर आपके फेस को देखो तो ऐसा लगता है कि एकदम चेयरफुल लाइक अ चाइल्ड, जैसे आराम से वो होते हैं ना, एकदम केयर फ्री। तो हाउ डू यू डू दैट? ये कैसे पॉसिबल है? और हमें प्लीज कुछ कुछ तो गाइडेंस दीजिए। मुझे मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, ये मेरे हस्बैंड भी बहुत बार बोल चुके हैं। बट वही आपका इंटरेस्ट है ना अंकिता, जैसे मुझे ना शुरू से होता था। जैसे मेरी मम्मी जब थी, वो ना किसी भी लड़की की शादी होती है ना, देख वो कितनी अच्छी लग रही है दुल्हन बन के, कितनी तू भी लगेगी, ये वो फलान ढिमकान। तो मैं कहती थी मम्मी मुझे ना डिग्रीज चाहिए, पता है मुझे ना बड़ा क्रेज था कि मैं डिग्रीज, सबका होता है, मेरी बहन मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो फिलोसफी की स्टूडेंट थी, और शुक्र करो उसको मैथ्स में 10th में कैसे पास हो गई, हमने तो लड्डू बांटे थे, मेरी बारी नहीं बांटे थे। तो वो सबका अपने अपना एक कुछ, आई डोंट नो, कुछ डेस्टिनी होती है या कुछ होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कुछ देखा भी है।
मेरी मदर की कैंसर से डेथ हुई थी, आई थिंक पता ही है पहले इंटरव्यू में। एंड मेरी नानी की भी हुई थी, मासी की भी हुई थी, रिसेंटली मेरी दादी की भी हुई है। तो वो एंड एक चीज मेरे में थी शुरू से, जैसे आई एम वेरी लॉयल। अब जैसे मेरी मम्मी की डेथ थी तो मेरा एग्जाम था नेक्स्ट डे। तो बट मैं मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं दे दूंगी सारे, मिस नहीं करूंगी। ऑल्दो उस टाइम पे तो किसी की भी हालत खराब होती, नहीं दे पाता। तो कुछ डेस्टिनी में था, आई डोंट नो क्या था। तो फिर मैं, जैसे ही हमने उनको आग दी, पापा मैंने मेरी सिस्टर ने, तो फिर मैं अपना एग्जाम लिखने गई। फिर अगले दिन जो हम एशेस कलेक्ट करते हैं, तो मुझे एक दांत मिला उनका, वो मैंने रख लिया अपने पास, उसका पेंडेंट बना लिया। एंड देन फिर मैं एक पेपर लिखने गई। फिर लास्ट पेपर में बहुत दिक्कत आई, सेंटर चेंज हो गया, ये वो, आगे भागना, आधा पेपर लिखा आ गई। तो फिर मैंने कंप्लीट करा मैंने अपना। तो कुछ ना, मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी लाइफ से कुछ जाता है जो आपको बहुत प्यारा हो, लेकिन आपको कुछ पावर भी मिलती है फिर, तो ये है। मम्मी पर भी मैंने बुक निकाली थी, मेरी आई थिंक सेकंड बुक की थी, पूनम मल्होत्रा के नाम से। तो हाँ जी। सारी उनकी लाइफ हिस्ट्री पूरी पोइटिक मैनर में है। तो वो मुझे करना था सबसे पहले, तो वही मैंने वहीं से शुरू करा। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे गुरुजी की, मेरे टीचर्स की, मेरे गाइड की। अभी जो पीएचडी के मेरे गाइड थे, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा, हस्बैंड भी अच्छा मिल गया मुझे। तो अगर कुछ माइनस होता है तो आई थिंक प्लस भी होता है फिर। जी। तो मैम मतलब जैसे अगर आपकी लाइफ में कभी भी इतना सारा बर्डन भी होता है या आप इतने सारे काम भी करते हो, तो फिर कैसे अपने आप को काम डाउन रखते हो इतना कि मतलब आप, ऐसा लगता है मुझे कि आप चाहे जितना भी काम आए स्टिल आप एकदम खुश होकर के अपना, जो नॉर्मली जैसे आप खुश रहते हो आप हमेशा रहोगे, तो वो कैसे हो पाता है? आई रियली वांट टू नो दैट। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा खुश रहती हूँ। अब नेचुरल सी चीजें है, रोना भी आता है। और बहुत सारे इमोशंस हैं, वो मतलब सबके साथ सेम ही होता है। बट अल्टीमेटली फिर आपको पता है कि ठीक तो होना ही है, तो लाइफ है तो ठीक है। अभी कितना रो लेंगे या कितना वो करेंगे, उसके पीछे दुख तो होता है बहुत अंदर ही अंदर। कभी कभी नहीं दिल करता कुछ करने का, या पेन उठाने का भी दिल नहीं करता। बट मेरी हॉबी है लिखना कुछ ना कुछ। तो मेरे को लगता है कि अगर आप एक ऑथर हो और आप लिख रहे हो, आपने लिखना शुरू कर दिया, तो फिर आप, आपका लिखकर आपको एक ऐसी पावर बूस्टर मिल जाता है आपको लिखने से, कि आपका ना जो भी बैड फेस चल रहा हो वो रिकवर हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। अमेजिंग मैम। सो आपकी इस ब्यूटीफुल सी लाइफ से अब मैं जानना चाहूंगी कोई भी ऐसे 3 बिगेस्ट लाइफ लेसन्स अब तक की आपकी लाइफ से जो आपको लगे हो कि आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। ओके। सो पहला तो यही कि जैसे मैंने बोला कि मेरी मदर के डेथ पर भी मैं अपने एग्जाम्स लिखने गई थी, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स के, जो मुझे बहुत प्यारी डिग्री थी मेरी, सैटेलाइट साइंसेस की, जियोलॉजी की। तो ये है कि हाँ, चैलेंजेस आएंगे और आगे भी आएंगे, इससे ज्यादा आएंगे, आपको तोड़ेंगे, हम टूटेंगे भी, बट स्टिल कोशिश ये करो कि उसमें से भी निखर कर आओ। दूसरा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट स्ट्रैटेजी। अब जैसे कुछ बच गया है लेफ्ट ओवर खाना, तो उसको भी कुछ अमेजिंग सा बना दो। अब जैसे मैंगो के कुछ पीसेस बच गए हैं, तो आप उसको संदेश के टाइप कुछ करके जी। उसको निखार दो। बाल गिर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के, उसको पकड़ो, उसका विग बनाओ, उस या फिर उसका डायमंड बनाने की कोशिश करो। या अगर आपके पास कुछ भी लेफ्ट ओवर रह गया लाइफ में, जैसे वही सेम एग्जांपल है ना, कोई पत्थर मार रहा है, कैच इट एंड मेक अ बॉल। तो ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट स्ट्रैटेजी ये है। एंड थर्ड इज जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव। बहुत सिंपल सी चीजें सब अप्लाई करते हैं अपनी छोटी सी दुनिया में, अपने पेरेंट्स में, अपने इन लॉज में, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ। जस्ट बी हैप्पी। नहीं भी हो रहा काम, इट्स ओके। लाइफ है अल्टीमेटली, कहते हैं ना, लाइफ ही टेम्पररी है, लेकिन परमानेंट चाहिए हमें, हर चीज चाहिए, मुझे हाँ। भी चाहिए, मैं बोल रही हूँ खाली। बट आई आई ऑलवेज ट्राई टू
कंसोल माई सेल्फ कि ठीक है, जो है टेम्पररी है, जाना तो है ही। इतनी सारी बुकें निकल गई हैं, इतना भगवान ने डिग्रीज दे दी हैं, थोड़ी बहुत जॉब, ये वो क्या, बस बढ़िया है। होता है तो बहुत अच्छा है। अगर चांद पर जाना है तो देखते हैं, आगे नहीं जाना तो भी बहुत अच्छा है। तो ये तीन चीजें हैं। अमेजिंग मैम। सो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बताइए कुछ। वीकनेस तो है मेरी, आप किसी से भी मेरी फैमिली मेंबर में पूछ लो, चाय। ओके। चाय मेरी वीकनेस है। होनी नहीं चाहिए, मतलब बहुत कैफीन होता है या कुछ भी चीज का एडिक्शन ठीक नहीं है, वो वीकनेस है मेरी। स्ट्रेंथ अभी मेरे हस्बैंड है। मतलब ऐसा नहीं है मैं अभी हंस रही हूँ या कुछ है, एंगर भी है, सैडनेस भी होती है, तो वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। फादर मुझे बहुत प्यारे हैं अपने। इन लॉज मेरे सारे बहुत अच्छे हैं, सीरियसली अच्छे हैं। बट अभी मेरे जो स्ट्रेंथ है, दैट इज माय हस्बैंड। नितिन ढींगरा नाम है उनका। एंड वीकनेस इज चाय। ओके मैम, इट्स रियली नाइस। आई मीन आपसे बात करने पे ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्मली लाइक बात करते हैं ना अपने किसी बहुत ज्यादा जानने वाले के साथ एकदम आराम से, फ्रीली। सो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इट इज। Okay, so yes. So what inspired you to, you know, to get all of these things done so easily? मतलब आपने जो कुछ भी करा उसके पीछे की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही है, और आगे भी आपको क्या लगता है? तो वो इंस्पिरेशन मेरी मदर है, पूनम मल्होत्रा जी। उन्होंने बहुत लाइफ टफ थी उनकी, जब उन्होंने बहुत लग्जूरियस लाइफ छोड़कर बहुत ही सिंपल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ जी। ड्यूरिंग कैंसर जर्नी उनका ब्रेस्ट रिमूवल, देन फेलोपियन ट्यूब रिमूवल, ओवरीज रिमूवल, यूट्रस रिमूवल, रेडिएशन थेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी, और फिजियोथेरेपी, सर्जरीज, कीमोथेरेपी एंड याद भी नहीं आ रहा भी कितनी, तो वो सब कुछ करा उन्होंने। बट वो मेरे से तो, अंकिता, शी वॉज 20 टाइम्स मोर पॉजिटिव, मोर जॉली। एंड उन बाल भी उतर रहे थे, सो शी जस्ट कॉल दी नाई एंड शी जस्ट सेड ओके, रिमूव इट, नो इशू। फिर भी हंसना, चैंटिंग करनी अपनी रात दिन, ठीक है। एंड तो वो मेरी इंस्पिरेशन है, वही रहेंगी हमेशा। जबकि मैंने, जब तक वो थी, मैंने उनको एक कप चाय भी नहीं बनाकर पिलाई थी। तो कुकिंग और मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। बट आफ्टर हर, तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि ओके, दिस इज समथिंग। जैसे जैक फ्रूट है, बनाना फ्लावर है, हिबिस्कस है, ब्लू टी है, एंड बहुत सारी चीजें ऐसे, रेयर मैंगोस्टीन, रैम्बुटान, ड्रैगन फ्रूट, सबका पता करना और फिर उसको कोशिश करना लाइफ में कि वो ही खाओ, एंड सब कैंसर पेशेंट्स को बताना जो जो नोन है, जानकार है। फिर मैंने एक बुक ही निकाल दी उस रेसिपीज की। तो मतलब, और जैसे सबको अपनी मदर बहुत प्यारी होती है, तो वो तो अल्टीमेट ट्रूथ है। बट यस, माय मदर हैज सफर्ड अ लॉट। तो वो जो जर्नी मैंने देखी ना, 3 साल उनकी, तो उसने हिट करा मुझे बहुत ज्यादा। तो पहले तो मैं बहुत सैड रही काफी टाइम, लेकिन फिर वो मेरी वीकनेस से स्ट्रेंथ भी बन गई, और वो इंस्पिरेशन है। तो माय इंस्पिरेशन इज पूनम मल्होत्रा एंड शी विल ऑलवेज बी। अमेजिंग मैम। सो मैम, if you have any message for our audience, please do share it. मैसेज इज वेरी सिंपल, कुछ भी हो लाइफ में, जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट गो विद द फ्लो। रो भी, हंसो भी, सैड भी हो, खाओ भी, पियो भी, चाय भी पियो, कॉफी भी पियो, बट लिखना मत छोड़ना कभी। क्योंकि आप अगर अपनी हॉबी के, आपकी हॉबी है, आप लिख रहे हो, आप अपनी खुशी के लिए लिख रहे हो, बट यू नेवर नो फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज छोड़कर जा रहे हो। फ्यूचर में कोई ऐसा रिसर्चर, कोई ऐसा इनोवेटर, कोई ऐसा स्कॉलर, कोई ऐसा बिजनेस पर्सन आए जो आइडिया रियली वर्क हो, जस्ट लाइक अंबानी। उन्होंने फोन का जो करा, अभी हम बैठे बैठे कहीं पर हम नहीं जा सकते, एक हेल्थ इश्यूज है, तो हम
फोन पर क्या नहीं कर सकते, अभी सबकी मीटिंग भी फोन पर ही हो रही है, आना नहीं पड़ रहा। तो कुछ ऐसा छोड़ कर जाओ छाप। और वो कैसे छोड़ कर जाओगे आप? बुक्स आर द बेस्ट सोर्स। वो लिखा हुआ है, लाइब्रेरीज हैं, कितनी बुक्स हैं हमारे पास, तो वो सारा उसमें से ही निकला है। तो जितना करो जो करो, लिखना मत छोड़ो कभी। लिखना एक कला है। लिखना एक अपने आप में ही बात है। लिखने जैसी चीज कुछ है ही नहीं दुनिया में। इवन अगर मेरे हस्बैंड और मैं हम कभी बात नहीं कर रहे तो आर्ग्यूमेंट में भी आई यूज टू राइट अ शायरी और समथिंग, राइमिंग करके बताना, तो उसका एक अपना ही टेस्ट है। वो एक अलग है, लिखने जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो मेरे लिए तो लिखना इज लाइक माई वर्शिप। उसको अगर मैं कुछ लिखूं ना, मेरा दिन पूरा ही नहीं होता है। तो ये मैसेज है, कुछ भी हो लाइफ में, डोंट गिव अप, गो विद द फ्लो, फाइंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जस्ट बी हैप्पी, try to evolve yourself with the happy things, be positive, and just keep writing. Just make pen as your sword. इस अमेजिंग। लिखने आई वुड लाइक टू टेल यू, ये सारी मेहनत है। ओ ये माय सब अगर आप गॉड। किताब में दिया है, तो दिस इज माय प्रॉपर्टी, जो मैं छोड़ कर जाऊंगी इस दुनिया को जब, मे बी मोर देन दैट। तो इसकी खुशी मुझे, दीज आर लाइक, ये मेरे बच्चे हैं सारे। माई बुक्स आर माई चिल्ड्रन। सब एक अलग तरह के हैं दुनिया में। जितने प्लैनेट्स हैं, जितने स्टार्स हैं, ये सारे मेरे चिल्ड्रन हैं। ये बच्चे हैं मेरे, ये मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। यही मेरा सब कुछ है, यही यामिनी मल्होत्रा। अमेजिंग मैम। इट्स रियली अमेजिंग मैम। सो मैम, डू यू हैव एनी सजेशन फॉर अस, लाइक का और इस पब्लिकेशन का रिश्ता, मैं ये कहूंगी कि टाइम तो बहुत मतलब 1 ही साल का हुआ है, बट स्टिल उसमें जो डीपनिंग बोली जाए तो वो बहुत ज्यादा है। तो यस, आपसे अगर सजेशंस मिले इम्प्रूव करने के तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। सजेशंस है ही नहीं अंकिता, दिव्या इज डूइंग वेरी गुड। किताब राइटिंग इज द बेस्ट फॉर मी। आप मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, आप प्लीज एक्सप्लोर करो, आप देखो, आप अल्टीमेटली यहीं पर आओगे, क्योंकि सही लोग के पास आते ही हैं सब। बच्चे जितना मर्जी चले जाएं इधर उधर, अल्टीमेटली वो माँ बाप के पास ही आते हैं, उनको पता है वो ही करेक्ट है। तो किताब राइटिंग एक सिर्फ मनी मेकिंग या बिजनेस वो नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चाहिए ना, फिर भी उनके रेट्स बिल्कुल, मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, इतने प्राइस है ही नहीं कि उनको सिर्फ अपना सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट दिख रहा है। किताब राइटिंग सबने सबकी हेल्प करी है। एक मैंने 12th क्लास की बच्ची से लेकर, हाउस वाइफ से लेकर, रिटायर्ड अंकल से लेकर, अभी नाउ माई मठ पीपल, जो मठ के डिवोटीज हैं कृष्णा में, वो लिख रहे हैं, अब मेरे जैसे लोग, हर तरह के, मतलब किताब राइटिंग ने सबको चांस इक्वल दिया। और ऐसा नहीं है वो किसी से कुछ पैसे मांगे या किसी से कुछ, उन सबका एक फेयर प्राइस है, सबके लिए सब चीजें सेम है, किसी के लिए कुछ ज्यादा कम नहीं है। आप ये देखो ना कि मैं तो अभी मेरे को जस्ट 1 ईयर 3 मंथ्स या 1 महीना ही हुआ होगा आपसे जुड़े हुए, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसी फीलिंग हुई कि मेरी तो ये सेकंड फैमिली बन गई। जब किताब राइटिंग को 1 ईयर हुआ, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपनी साइड से एक किताब आप लोगों पर भी लिखनी चाहिए इस पब्लिकेशन पर, एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड आई रोट, लेट्स कनेक्ट द हार्ट्स विद 1 ईयर ऑफ किताब राइटिंग पब्लिकेशन। इस पब्लिकेशन के ऊपर आप ये देखो ना, ये अपने आप में एक बात है बिल्कुल। कि आप जिससे, वो आपका जो प्रोफेशनल डीलिंग है जिससे, जिससे कोई पर्सनल आपका कोई ब्लड रिलेशन कुछ नहीं है। दिव्या से मेरा कोई वो ब्लड रिलेशन नहीं है, बट एक ट्रस्ट फैक्टर इतना जुड़ गया है कि मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया उस पर। एंड ऐसा नहीं मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, मैं एक्चुअली वो फील करती हूँ उसके लिए। तो वो बहुत फेयर इंसान है, वो आगे भी रहेगी मुझे पता है, वेरी ट्रू फ्रॉम द हार्ट। तो वो जो ये किताब राइटिंग है, ये हमेशा रहेगा, और मुझे पता है एक दिन हमें इससे इतना आगे जाने वाला है ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो हमें इनसे कांटेक्ट करने के लिए तब हमें वेट करना पड़ेगा, मुझे ये भी पता है।
थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम, इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड यस, आपने जो पब्लिकेशन के लिए बुक लिखी वो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब जनरली क्या होता है कि अगर आप कोई मतलब एक बिजनेस की तरह लिया जाता है पब्लिकेशन को, तो बिजनेस में सिर्फ कस्टमर के बीच में एक बहुत प्रोफेशनल रिलेशन होता है। लेकिन जिस तरीके से आपने मतलब शो करा कि हाँ आप कितने ज्यादा कनेक्टेड हो टू दिस publication is just commendable. Thank you so much for that, ma'am. थैंक यू अंकिता, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you, ma'am. And yes, this interview was really beautiful. बहुत कुछ मुझे आपसे सीखने को मिला है, and हमारी audience ने भी काफी कुछ आपसे सीखा होगा. So thank you so much for this wonderful interview. Thank you, ma'am.